गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपको लॉ ऑफ टॉट अर्थात अपकृत्य विधि का अध्ययन करवाऊंगा। टॉट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से हुई है। टॉट अंग्रेजी भाषा के रोंग शब्द का पर्यायवाची है। हिंदी भाषा में इसका समानार्थी शब्द अपकृत्य है। अपकृत्य संविदा संबंधी दायित्व अर्थात संविदा संबंधी संविदा भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न ऐसा दायित्व है जो सामान्यतः कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है और जिसका उपचार नुकसानी अर्थात क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। चैम्बर शब्दकोश के अनुसार अपकृत्य वह दोष है अर्थात वह रोंग या इंजरी है, क्षति है, जिसका उदय संविदा भंग होने के कारण न हुआ हो और जिसमें क्षति को पूरा करने का एकमात्र उपाय नुकसानी अर्थात हट जाना का दायित्व है। डॉक्टर अंडरहिल के अनुसार अपकृत्य संविदा भंग से पूर्णतः अर्थात अपकृत्य संविदा से पूर्णतः मुक्त एवं विधि द्वारा अनाधिकृत वह कार्य या वह लोप है जो किसी व्यक्ति के आत्यंतिक अधिकार अर्थात एब्सोल्यूट राइट का अतिलंघन करता है या किसी व्यक्ति के सापेक्ष अधिकार का अतिलंघन अर्थात इन्फ्रिंग करके उसको क्षति पहुंचाता है। किसी सार्वजनिक अधिकार का इस प्रकार अतिलंघन करता है जिससे किसी व्यक्ति विशेष को सामान्य जनता की अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचती है और जिसके परिणाम स्वरूप वह क्षतिकर्ता के विरुद्ध नुकसानी प्राप्त करने के लिए मुकदमा चलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार की परिभाषा प्रोफेसर सामंड ने दी है। प्रोफेसर सामंड के अनुसार अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति अर्थात अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की कार्रवाई है तथा जो मात्र संविदा भंग या न्यास भंग या केवल सामयिक कर्तव्यों का भंग नहीं होता। सामंड की परिभाषा के अनुसार सिविल दोष का उपचार न्यायालय में अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई है। अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का अर्थ है जो पक्षकारों के मध्य पहले से ही निश्चित न हो, इसे न्यायालय निश्चित करता है। वास्तव में अपकृत्य में पक्षकारों के मध्य क्षतिपूर्ति पहले से ही निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि अपकृत्य होने के पश्चात ही पक्षकार एक दूसरे से परिचित होते हैं। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य पूर्ण दायित्व मूलतः कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य भंग व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होता है और इसके अतिलंघन का उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर किया जाता है। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। प्रोफेसर विनफील्ड की परिभाषा में निम्नलिखित 3 बातें पाई जाती है। पहली है अपकृत्य पूर्ण दायित्व मूलतः कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। दूसरी है वह विधिक कर्तव्य समाज के प्रति होना चाहिए। तीसरी है विधिक कर्तव्य के अतिलंघन के लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया जा सकता है। क्लार्क तथा लिंडसे ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लिखा है कि अपकृत्य संविदा से स्वतंत्र एक ऐसा अनुचित कृत्य है जिसके लिए उचित उपचार सामान्य विधि के अनुसार वाद संस्थित करना है। फ्रेजर के अनुसार अपकृत्य किसी व्यक्ति के प्रति अधिकार का अतिक्रमण है जिसके परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति को वाद संस्थित करके नुकसानी पाने का अधिकार होता है। भारत में अपकृत्य विधि का विकास। भारत में अपकृत्य विधि
के विकास के संदर्भ में डॉक्टर P.N. सेन ने अपनी पुस्तक हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में यह प्रमाणिक रूप से बताया है कि प्राचीन हिंदू विधि में अपकृत विधि का अपना एक अलग स्थान था और इसमें ऐसे कार्यों एवं आचरणों को रखा जाता था जिनसे दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचती थी। न्यायालय ऐसे वादों में क्षतिपूर्ति दिलवाते थे। ऐसे अपकृत्यों की संख्या काफ़ी विशाल थी जिनके विषय में न्यायालयों में क्षतिपूर्ति का बाद दायर किया जाता था। प्राय आपराधिक एवं अपकृत्य के मामले साथ साथ चलते थे। सन 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में रॉयल चार्टर के अंतर्गत मेयर्स कोर्ट्स नामक न्यायालय स्थापित किया था। आगे चलकर इन न्यायालयों के स्थान पर पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्टों की स्थापना हुई। चार्टर के अनुसार ये सभी न्यायालय ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, भारतीय कानून तथा अंग्रेजी सामान्य विधि से प्रशासित होते थे, परंतु वहीं तक जहाँ तक कि वे भारत की स्थानीय दशाओं एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल न हो। यदि किसी विषय पर अधिनियमित विधि नहीं हुआ करती थी तो वहाँ न्याय, साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। सुरेंद्रनाथ बनाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नाडिया, AIR 1942, कलकत्ता, पेज नंबर 360 के बाद में माननीय न्यायमूर्ति मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपकृत्य के संबंध में परिनियमित विधि न होने के कारण भारत में इंग्लैंड के सामान्य कानूनों को न्याय एवं साम्य के अनुरूप होने के कारण ग्रहण कर लिया गया है, किंतु जहां इंग्लैंड की सामान्य विधि भारत की स्थानीय परिस्थितियों एवं दशाओं के लिए समुचित न थी, वहां उसे नहीं अपनाया गया। इसी आशय की बात मुख्य न्यायाधीश स्टोन ने भी एक अन्य वाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम रुक्मिणीबाई, AIR 1937, नागपुर के बाद में के निर्णय में भी यही बात कही थी। साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण के संबंध में प्रिवी काउंसिल का मत था कि इन पदों के अंतर्गत इंग्लैंड के कानून के वे नियम आते हैं जो भारतीय समाज एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो तथा उन पर लागू किए जा सके। न्याय, साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के नियमों के लिए यह आवश्यक है कि वे न केवल आपस में एक दूसरे से संगत हो बल्कि कानून की विभिन्न शाखाओं के अनुरूप भी होने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो अपकृत्य विधि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू की जाती थी वे व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड के सामान्य कानून पर ही आधारित थी, जिसे भारत की परिस्थितियों एवं दशाओं का विचार कर प्रयोग में लाया जाता था। भारत में अंग्रेजी विधि के ऐसे नियमों को लागू नहीं किया जाता था जो भारतीय जीवन एवं रीति रिवाजों से मेल नहीं खाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णयों में अंग्रेजी विधि के अपकृत्य के कुछ सिद्धांतों को वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं माना। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में, जो कि AIR 1987, उच्चतम न्यायालय पेज नंबर 1086 में उच्चतम न्यायालय ने रॉयलैंड बनाम फ्लेचर नामक महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाद के कठोर दायित्व के सिद्धांत को भारतीय परिस्थितियों में अमान्य घोषित किया और इस संदर्भ में कठोर दायित्व का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। मुख्य न्यायाधीश श्री PN भगवती ने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कहा कि हम किसी अन्य देश में प्रचलित विधि या विधिक व्यवस्था से अपने न्यायिक विचार को सीमित नहीं कर सकते। धन्यवाद।